हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अब क्योंकि हम लेमन और पीचेस के बारे में सब कुछ जानते हैं और हम जॉब मार्केट्स में सिग्नलिंग करने के लिए तैयार हैं, तो शुरू करते हैं अपने पहले स्टेप से। हम लोग अगर आज बिना जॉब के हैं या किसी जॉब में हैं और चेंज चाहते हैं, तो अगले जॉब में शिफ्ट करने के लिए हमारा 3 स्टेप प्रोसेस होता है। पहले हम रेज्यूमे बनाते हैं ताकि हमें शॉर्टलिस्ट मिले। एक बार शॉर्टलिस्ट मिल जाए, मतलब इंटरव्यू का चांस मिल जाए, हमें इंटरव्यू में अच्छे से परफॉर्म करना है और परफॉर्म करने के बाद हम उस जॉब में सक्सेसफुल रहेंगे। तो पहला स्टेप है शॉर्टलिस्ट, दूसरा स्टेप है इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करना और तीसरा स्टेप है उस जॉब में लॉन्ग टर्म तक सक्सेसफुल रहना। आज हम तीसरे स्टेप के बारे में बात नहीं करेंगे, पहले और दूसरे स्टेप पे फोकस करेंगे। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो चीज़ आपको शॉर्टलिस्ट दिलाती है ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ आपको इंटरव्यू में भी सक्सीड कराए। और अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। शुरू करते हैं शॉर्टलिस्ट। कौन सी ऐसी सिग्नल्स हैं जो हमें शॉर्टलिस्ट मतलब रेज्यूमे में देनी पड़ेंगी ताकि हमें शॉर्टलिस्ट मिले, मतलब ताकि एक रिक्रूटर को ये पता चले कि हम लेमन नहीं हैं, हम पीच हैं। तो एक रेज्यूमे या शॉर्टलिस्ट स्टेज पे हमें क्या सिग्नल्स देनी चाहिए? तो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट वेपन होगा कि आप जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छी तरह से पढ़ें। अब मैंने अब एक वीडियो में बताया था कि जॉब अप्लाई करने के लिए 4 स्टेप्स होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, आपको वो प्रोसेस ज़रूर फॉलो करना चाहिए। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। अब 4 स्टेप प्रोसेस में जब हम 4th स्टेप मतलब अप्लाई स्टेप पे आ जाते हैं और रेज्यूमे बनाना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम जॉब डिस्क्रिप्शन देखेंगे। और जॉब डिस्क्रिप्शन में स्पेसिफिकली मेंशन होता है, 99.9% ऑफ टाइम्स मेंशन होता है कि उनको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि उसी क्वालिफिकेशन के बंदे को जॉब मिलेगी, बट जिसने भी वो जॉब डिस्क्रिप्शन लिखा है या जो भी रिक्रूटर है, आप ये मान के चलिए उनको लगता है कि ये क्वालिफिकेशन के बंदे इस जॉब को परफॉर्म कर पाएंगे, या उनकी कंपनी में ऐसे ही जो पहले जॉब करते हैं या अभी भी कर रहे हैं उनके पास ये क्वालिफिकेशन है, या उनको ऐसे लगता है कि जो पहले क्वालिफिकेशन के लोगों को उन्होंने हायर किया था वो सही नहीं है, हो सकता है ये क्वालिफिकेशन के लोग इस जॉब को कर पाए। देयरफॉर आपको ये सबसे इम्पॉर्टेंटली ध्यान में रखना है कि अगर किसी जॉब डिस्क्रिप्शन में क्वालिफिकेशन मेंशन्ड है और आपकी क्वालिफिकेशन उस रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन से मैच करती है, तो आप उसको ज़रूर हाईलाइट करें। वो एक ऐसा सिग्नल है जो सिर्फ पीच दे सकता है, क्योंकि जिसके पास रेलेवेंट क्वालिफिकेशन नहीं है उसके पास रेलेवेंट क्वालिफिकेशन नहीं है। देयरफॉर लेमन्स उस पॉइंट पे एग्जिट हो जाएंगे। मान लीजिए आप क्वालिफिकेशन के मामले में लेमन है, मतलब आपके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है जो उस जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखी हो, कोई बात नहीं। हो सकता है उस जॉब डिस्क्रिप्शन में एक और पैरामीटर लिखा हो, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब कि अगर उन्होंने लिखा है कि हमें इधर इंजीनियर या एमबीए चाहिए और हमें 10 साल का ई कॉमर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब ये भी 50% है, ये भी 50% है। अगर ये है तो बहुत बढ़िया, ये नहीं है तो ये भी आप लिख सकते हो। अब बहुत बार ऐसे होता है कि ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में या टाइप ऑफ एक्सपीरियंस में लेमन और पीच को डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो बंदा रेज्यूमे पढ़ रहा है ये ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस लोग बहुत ज़्यादा लंबा लिख देते हैं, और बंदे को 2 या 3 मिनट मिलते हैं एट द मैक्स पूरा रेज्यूमे पढ़ने के लिए। और वो इस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में ये जानना कि इन्होंने जो लिखा है क्या उन्होंने वो सच में किया है या ये सिर्फ लिखने को लिख रहे हैं, ये पता करना बहुत मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो है ये थोड़ा नीचे आता है सिग्नलिंग के मामले में, क्योंकि इस सिग्नल को लेमन्स और पीचेस बहुत अच्छे से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसका आपको क्या तोड़ करना है? मान लीजिए आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है और आपके पास सिर्फ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, तो आप ब्रांड्स के नाम लिख सकते हैं। कुछ कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जहाँ पे आप काम करेंगे तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। अब जिसके पास नहीं है उसके पास नहीं है, राइट? या फिर आप कुछ ऐसा अवार्ड या फिर कुछ ऐसा अचीवमेंट लिख सकते हैं जो लेमन के पास नहीं होगा। तो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस या अपने एक्सपीरियंस को हाईलाइट
करते वक्त बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए कि आपको कुछ ऐसा लिखना है जिससे आप दिख पाओ क्लियरली कि आप पीछे हो, ठीक है। अब तीसरी बात आती है स्किल्स की। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन रेज्यूमे में लिखा है कि सो एंड सो स्किल चाहिए, तो ये मेरे हिसाब से क्वालिफिकेशन से ऑन पार है। सिग्नलिंग के मामले में आप अपने उस रेलेवेंट स्किल्स को हाईलाइट कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि किस टाइप के स्किल्स को आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो आप स्किल्स टेक्निकल, फंक्शनल, मैनेजरियल और बहुत तरह के स्किल्स होते हैं। आप स्पेसिफिकली पिक कीजिए कि उस जॉब डिस्क्रिप्शन में कौन से स्किल्स की मांग की गई है और उसमें से ऐसे ही स्किल्स हाईलाइट करना जो एक लेमन को रेप्लिकेट करना मुश्किल होगा। मतलब कि अगर कोई सर्टिफिकेशन है या फिर कोई ट्रेनिंग है या फिर कोई ऐसी स्किल है जिसमें एग्ज़ाम पास करके आपको लेना पड़ता है, उस टाइप, या कोई प्रैक्टिसिंग लाइसेंस है, उस टाइप की स्किल्स को आपको हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि जिसके पास है सिर्फ उसी के पास है। और स्किल्स में बहुत सारी सब्जेक्टिव स्किल्स होती हैं जो है भी नहीं भी, उसको किसी भी तरह से रिपीट किया जाता है, वो फिर थोड़ा लो रैंकिंग में आती हैं शॉर्टलिस्ट के टाइम पे। अभी ध्यान रखें, हम सिर्फ शॉर्टलिस्ट की बात कर रहे हैं। तो रेज्यूमे में आप पहली चीज़ क्वालिफिकेशन मैच करती है तो वो लिखें, दूसरी चीज़ स्किल्स मैच करती हैं तो वही स्किल्स लिखें जो एक पीच को रिप्रेजेंट करना ज़्यादा इजी होगा। और लास्ट चीज़, बहुत बार ऐसे पूछते हैं, ये सब ना हो तो पर्सनालिटी आपकी उस जॉब रोल के लिए मैच करनी चाहिए। मतलब कि यू शुड बी रेडी टू ट्रैवल, यू शुड बी अ टीम प्लेयर, यू शुड हैव वर्कड इन अ लार्ज टीम। ऐसे बहुत सारी पर्सनालिटी ट्रेट्स होती हैं जो एक जॉब डिस्क्रिप्शन में लोग लिखते हैं, उसको आप रेप्लिकेट कर सकते हैं। बट ये भी, जैसे मैंने कहा, सब्जेक्टिव है। अब आपने किया है, आपने लिखा है, मुझे 15 मिनट में या 2 मिनट में कैसे पता चलेगा कि ये कितना सच है। इसीलिए आप फोकस कीजिए उन जॉब्स के लिए जिसमें आपका ये सिग्नल स्ट्रांग हो। अगर आपका ये सिग्नल उस जॉब के लिए स्ट्रांग है तो आपको शॉर्टलिस्ट ज़रूर मिलेगी। अब मैं एक और बात आपको हाईलाइट करना चाहूँगी। बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग एक रेज्यूमे बनाते हैं और उसी को 50 जॉब्स के लिए चिपका देते हैं। देयरफॉर मेरा आपसे एक रामबाण है, रिक्वेस्ट है, हर एक जॉब के लिए प्लीज़ अपना रेज्यूमे कस्टमाइज़ कीजिए, कस्टमाइज़ कीजिए, कस्टमाइज़ कीजिए। मैं इसको 100 बार बोल सकती हूँ, अपना रेज्यूमे कस्टमाइज़ कीजिए। हर एक जॉब की क्वालिफ़िकेशन, स्किल, एक्सपीरियंस और पर्सनालिटी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीटली अलग होती हैं। अगर आपने कस्टमाइज़ नहीं किया, एक ही रेज्यूमे चिपका दिया सबके लिए, तो ऐसा होगा कि आप भिंडी के लिए, छोले के लिए और चिकन के लिए, सबके लिए एक ही मसाला यूज़ कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। हर जॉब के लिए अपना रेज्यूमे कस्टमाइज़ कीजिए और आपको सिग्नलिंग ठीक से फॉलो कीजिए। सिर्फ स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स दीजिए, जो वीक है उसको हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको शॉर्टलिस्ट ज़रूर मिलेगा। अब हम आते हैं, शॉर्टलिस्ट तो मिल गया, अब मैं क्या करूं? मुझे इंटरव्यू देना है और मुझे इंटरव्यू में अच्छे से परफॉर्म करना है। अब मैं आपको ब्रॉड गाइडलाइंस देती हूँ इंटरव्यू में सेकंड स्टेज क्लियर करने के क्या टिप्स होंगे। जो डिटेल इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं उसके लिए आपको मेरे चैनल पे अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगी, आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। अब सबसे पहला इम्पॉर्टेंट ये आपको ध्यान रखना है, इंटरव्यू देते वक्त पहले 5 या चलिए पहले 10 मिनट में आपको ये असेस करना है कि इंटरव्यूअर आपसे क्या चाहता है। इंटरव्यूअर को आपके पर्सनालिटी में, आपके रेज्यूमे में किस बात पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब इससे मेरा क्या मतलब है, देखिए, आप में बहुत सारी स्किल्स और बहुत सारी एट्रीब्यूट्स हो सकती हैं, लेकिन इंटरव्यूअर को सिर्फ 1 2 3 4 चीज़ों में ही इंटरेस्ट है। मैं कुछ यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ, ये मास्टर लिस्ट नहीं है, ये वो 4-5 चीज़ें हैं जो मैं सबसे पहले सोच पाती, और भी हो सकती हैं। अब सोचिए, मान लीजिए आप एक इंटरव्यू में गए और आपको ये देखना है कि इंटरव्यूअर जिस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उसमें उनको आपके बारे में क्या जानना है। क्या वो आपका नॉलेज चेक करना चाहते हैं, या आपका स्किल चेक करना चाहते हैं, या आपका एटीट्यूड चेक करना चाहते हैं, या एप्टीट्यूड या
बाकी चीज़ें। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आपने अपने शॉर्टलिस्ट स्टेज पे रेज्यूमे में ये लिखा कि आपको ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का बहुत एक्सपीरियंस है। अब अगर मान लीजिए आपने ऐसे लिखा कि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में आपने बहुत साल काम किया है ना, और अगर उस पर्टिकुलर जॉब में ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इंटरव्यूअर सारी चीज़ें साइड कर देगा और ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा जिससे आपकी इंडस्ट्री नॉलेज या प्रोसेस नॉलेज हाईलाइट हो। तो अगर वो नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहा है तो आपके लिए नॉलेज रिलेटेड आंसर्स देना वो सिग्नल है कि आप इस जॉब के लिए फिट हैं। अगर वो नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और आपने पास कर दिया और आपने स्किल और एटीट्यूड के क्वेश्चंस को अच्छे से परफॉर्म किया, क्या फ़ायदा? उस जॉब के लिए नॉलेज चाहिए था जिसका सिग्नल आपने दिया नहीं इंटरव्यू में, इसीलिए हो सकता है आपके चांसेस कम हों। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ। बहुत से जॉब्स ऐसे होते हैं जिसमें नॉलेज की कोई ज़रूरत, नए काफ़ी ऐसे जॉब्स हैं जिसमें किसी को नहीं पता कि ये जॉब कैसे होता है ना। तो उसमें वो लोग आपकी पर्सनालिटी देखेंगे, आपका कल्चर फिट देखते हैं, मतलब ये हमारे कंपनी या हमारे इंडस्ट्री के कल्चर के साथ फिट होता है या नहीं। तो अगर वो कल्चर फिट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो आपको उसी के आंसर ज़्यादा अच्छे से देने चाहिए। आप बाकी चीज़ों पे फोकस करेंगे तो हो सकता है आपके चांसेस कम हो। इसी तरह से अगर वो आपके स्किल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो आपके लिए अच्छा होगा आप स्किल वाले क्वेश्चंस को आंसर करें। बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ऐसे होता है कि वो लोग मिक्स एंड मैच कर दें और एक साथ क्वेश्चंस ना पूछें, आगे पीछे ऊपर नीचे पूछें। फिर आप क्या करेंगे? फिर आपको कैसे पता चलेगा कि वो किस तरह का इंटरव्यू है, राइट? तो आप इस पॉइंट इन टाइम पे हर एक क्वेश्चन का अपनी बेस्ट एबिलिटी पे आंसर दीजिए। लेकिन जब इंटरव्यू ख़त्म कर दे और आपको ये पूछे कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, उस टाइम पे आप इंटरव्यूअर को पूछ सकते हैं कि इस रोल के लिए मुझे किस टाइप के पर्सनालिटी की ज़रूरत पड़ेगी। क्या मेरे स्किल की ज़रूरत पड़ेगी या मेरे एनालिटिकल कैपेबिलिटी की या कल्चरल फिट की? और उनके आंसर के हिसाब से आपको पता चलेगा कि वो किस टाइप के क्वेश्चंस एक्चुअली पूछ रहे थे। और आप ज़्यादा अगर आपको और चांस मिलता है बात करने का तो आपने जिस भी एरिया में आपको लगा आपने अच्छे से नहीं परफॉर्म किया, आप थोड़ा और उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जो चीज़ आपको शॉर्टलिस्ट दिलाएगी ज़रूरी नहीं है वो चीज़ आपको जॉब दिलाए। इसी वजह से आपको स्टेप 1 और स्टेप 2 में अलग अलग सिग्नल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और हर एक रेज्यूमे, हर एक इंटरव्यू के लिए मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, हर एक इंटरव्यू प्रेप, हर एक रेज्यूमे अलग होना चाहिए। सब के लिए आपको कस्टमाइज करने की ज़रूरत है। सो कस्टमाइज कस्टमाइज कस्टमाइज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।